महामारी के बाद वियतनाम दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और इस वजह से वो चीन के लिए विलेन बन गया है, जबकि कोरोना से पहले चीन को दुनिया का कारखाना कहा जाता था। लेकिन चीन के कारोबारी रवैये और कोरोना महामारी की वजह से अब वियतनाम उसका कंपेटिटर या यूं कहें कि चीन का प्रतिद्वंद्वी बनकर उभर रहा है। कोरोना महामारी से पहले चीन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसी के नक्शे कदम पर वियतनाम चल पड़ा है। असल में कोरोना की वजह से चीन से दूसरे देशों की सप्लाई चेन टूट चुकी है। ऊपर से चीन के कई शहरों और प्रांतों में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। उसके मैन्युफैक्चरिंग हब शंघाई समेत कई दूसरे प्रांतों में इस महामारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ उसके कारोबार पर असर पड़ रहा है, बल्कि वहां से बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी भागना शुरू कर दिया है। क्योंकि कंपनियों को यह डर सता रहा है कि कोरोना की वजह से अगर कुछ और महीनों तक चीन में उनका कारोबार ठप रहा तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए कई बड़ी कंपनियों ने चीन के विकल्प की तलाश शुरू कर दी और ये तलाश जाकर खत्म हुई वियतनाम पर। जो कंपनियां चीन से जा चुकी हैं, वो विकल्प के तौर पर वियतनाम में अपनी संभावनाएं देख रही हैं। मतलब ये कि चीन के बाद अब वियतनाम अचानक दुनिया का कारखाना बनकर उभर रहा है और इसके पीछे कई वजह हैं। असल में वियतनाम की सामरिक स्थिति यानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही ऐसी है कि वो दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग में पड़ता है। इस लोकेशन की वजह से उसकी अहमियत बढ़ जाती है और इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर उस पर टिक गई है। इसके अलावा वहां जमीन खरीदना भी कंपनियों के लिए आसान है। ऊपर से वहां मजदूर सस्ते हैं। यहाँ कंपनियों के लिए फैक्ट्री और गोदाम की ऑपरेशनल कॉस्ट यानी उसे चलाने का खर्च भी चीन के मुकाबले काफी कम है। और इन तमाम कारणों की वजह से वियतनाम आने वाले समय में चीन का बेहतर विकल्प बन सकता है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट भी वियतनाम की तरक्की की गवाही दे रही है और उस रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम के पहले तिमाही के आंकड़े ये बताते हैं कि कोरोना काल में उसकी तरक्की लगातार होती रही। वियतनाम की सरकारी रिपोर्ट कहती है कि साल 2022 की पहली तिमाही में वियतनाम की अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ी, जबकि इस दौरान चीन की आर्थिक वृद्धि 5% से कम रही। इसके अलावा वियतनाम का विदेशी व्यापार पहली तिमाही में तेजी से बढ़ा और यह बढ़कर $176 बिलियन पर पहुंच गया, जो भारतीय रुपयों में करीब 13 लाख करोड़ है। मतलब यह कि वियतनाम का विदेशी कारोबार 14% बढ़ गया। इस दौरान चीन का विदेशी व्यापार सिर्फ 10% की दर से ही बढ़ा। इसी वजह से कई विदेशी कंपनियां वियतनाम में अपना पैसा लगा रही हैं और वहां तेजी से अपना कारोबार बढ़ाने में जुटी हैं। और उधर खबर है कि कोरोना महामारी के बाद वियतनाम दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और इस वजह से वो चीन के लिए विलेन बन गया है, जबकि कोरोना से पहले चीन को दुनिया का कारखाना कहा जाता था। और बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की यहां पर मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, संजय राउत को ईडी का समन भेजा गया था और उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। जमीन घोटाले मामले में समन उनको भेजा गया था। संजय राउत का हाजिर होने से इनकार उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ उनकी अलीबाग में सभाएं फिक्स्ड हैं, उसका हवाला उन्होंने दिया है और साफ इनकार कर दिया है कि उसके बाद वो ईडी से समय जरूर मांगेंगे और पेश जरूर होंगे, वो उनके सवालों का जवाब जरूर देंगे। संजय राउत को ईडी का समन कल भेजा गया था और आज उनको पेशी उनकी वहां पर होनी थी, आज उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन फिलहाल संजय राउत ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अलीबाग में उनकी कुछ मीटिंगें फिक्स्ड हैं, इस वजह से उन्होंने आज आने से मना कर दिया है। साफ इनकार उनकी ओर से कर दिया गया है। यानी कि संजय राउत की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई एक बार फिर से दिख रही हैं। अलीबाग में सभा का हवाला उनकी ओर से दिया गया है और आज आने से इनकार कर दिया गया है। कल ही ईडी ने समन भेजा था, जमीन घोटाले से पूरा मामला जो जुड़ा था, उसके बाद ईडी ने यह समन संजय राउत को भेजा था। राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान कर दिया। सेवेरोडोनेत्स्क पर जीत का दावा करने के साथ ही रूसी फौज ने अब यूक्रेन के दूसरे शहरों पर कब्जे के लिए हमले तेज कर दिए। और खबर है कि सेवेरोडोनेत्स्क को अपने कब्जे में लेने के बाद पुतिन चेर्निव और लवीव के साथ यूक्रेन के दूसरे शहरों को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं
और इसीलिए उन्होंने रूसी फौज को और ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। लंबे समय से लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में रूसी सेना यूक्रेन के जवानों को पीछे खदेड़ने के लिए लगातार जोरदार हमले कर रही थी। यही नहीं, पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी। जेलेंस्की की सेना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब रूस ने सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे का दावा किया। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. असल में लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर पर कब्जे के लिए रूसी सेना चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने में जुटी थी। और खबर है कि चेचन लड़ाकों की मदद से ही रूस की सेना सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा कर पाई, क्योंकि काफी समय से रूस के जवान यूक्रेन की फौज से यहां मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अकेले वो जेलेंस्की की सेना पर उतने हमले नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें सेवेरोडोनेस्क में जीत दिला सके। पर जैसे ही पुतिन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी, उनके लड़ाकों ने कुछ ही दिनों में यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि सेवेरोडोनेस्क पर जीत के साथ रूस की सेना का पूरे लुहांस्क पर कब्जा हो गया। दावा है कि पुतिन अब सेवेरोडोनेस्क के पास वाले दूसरे इलाकों को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और इसके लिए भी उन्होंने अपनी सेना के साथ यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में चेचन लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज अमृतसर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। सोमवार शाम मानसा कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर राणा कंडोवालिया की हत्या मामले में अमृतसर पुलिस को एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। देर रात लॉरेंस बिश्नोई को मानसा से अमृतसर एसएसओसी कार्यालय लाया गया, जहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। लॉरेंस राणा कांडोवालिया की हत्या मामले में आरोपी है। कोर्ट में पेशी के दौरान अमृतसर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड की मांग कर सकती है ताकि कांडोवालिया हत्याकांड के बारे में उससे पूछताछ की जा सके। तेज कर दी। मुंबई में आशीष शेलार समेत बीजेपी के कई नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे, जहां पार्टी ने आगे की रणनीति तय की। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मुंबई एयरपोर्ट पर जुटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए। हालांकि तारीख और समय नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बीजेपी कार्यकर्ता बागी शिवसेना विधायकों के स्वागत का जिम्मा संभालेंगे। उधर इसी सियासी घमासान के बीच राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बाद मंत्री छगन भुजबल की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं विदेशी कर्ज चुकाने में नाकाम होने के बाद अमेरिका रूस पर नई पाबंदियों की बौछार करने की तैयारी में जुट गया, जिसकी वजह से 100 साल के बाद विदेशी कर्ज का भुगतान करने में डिफॉल्टर हो चुके रूस की मुश्किल और बढ़ सकती है। और रूस पर नए प्रतिबंधों की यह बरसात हो सकती है जर्मनी में चल रही G7 की बैठक के दौरान। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बार अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर पुतिन को यूक्रेन में युद्ध लड़ने लायक नहीं छोड़ने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत रूस की उन रक्षा कंपनियों और कमाई के दूसरे बड़े साधनों को निशाने पर लिया जाएगा जिनकी वजह से पुतिन को जंग के बीच भी मोटा मुनाफा हो रहा है। मतलब यह कि अमेरिका रूस की कमाई को वो सारे रास्ते बंद कर देना चाहता है, जिसकी वजह से पुतिन 4 महीने बाद भी यूक्रेन युद्ध में पूरी ताकत झोंकने को तैयार नजर आ रहे हैं। इसीलिए अमेरिका ने अब रूस को कर्ज के बोझ तले दबाने के लिए उसके तेल के कारोबार पर नकेल कसने का प्लान तैयार किया है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल की कीमत कम रखने के उपाय लागू किए जाएंगे। दावा है कि प्रतिबंध लगने के बावजूद तेल के जरिए रूस ने युद्ध के दौरान करीब 230 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में 18,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। साथ ही रूस से सोने का आयात भी बैन किया जा सकता है, जो रूस की आमदनी का बड़ा स्रोत रहा है। 2020 में रूस ने सोने के निर्यात से करीब 1900 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। और ऐसा हुआ तो पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रही रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर सकती है। रूस खुद मान चुका है कि उसकी जीडीपी इस साल करीब 12% गिरने वाली है, और अब जबकि वो अपने 50 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ के कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रहा है, तो उसकी साख ही नहीं गिरी, बल्कि अब रूस से कंपनियों का निकलना भी तेज हो जाएगा। इसीलिए डिफॉल्टर होने से बचने के लिए रूस ने कर्ज को चुकाने की 26 जून की डेडलाइन को पूरा करने की हर संभव कोशिश भी की थी। और रूस ने यह दलील भी दी कि वो अपनी करेंसी रूबल में कर्जदारों को भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम रूस को इसकी इजाजत नहीं देते। जबकि रूस की आर्थिक हालत अभी इतनी खराब नहीं हुई है कि वो 4000 करोड़ रुपए का कर्जा भी न दे पाए, लेकिन परेशानी तो इसलिए हुई क्योंकि उसके पास देने के लिए इतने डॉलर नहीं थे। उसके बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो रूबल को डॉलर में बदलने में भी नाकाम है, जबकि अमेरिकी बैंकों ने रूस पर ही बैन लगा दिया है।
अमेरिका के बैंकों में तो रूस का बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार जमा है, लेकिन रूस अपने ही पैसे को छू तक नहीं पा रहा। दोनों परेशानियों की वजह से इस वक्त रूस बुरी तरह लाचार है। ऐसे में नए प्रतिबंध उसकी लाचारी को और बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। और चीनी मीडिया ने सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया। चीनी मीडिया ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। वीडियो में चीनी सैनिक कराकोरम रेंज में सैन्य अभ्यास करते दिखे। सैन्य अभ्यास के दौरान चीनी सेना ड्रोन को निशाना बनाते और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते नजर आई। चीन के गुआंगशी में भारी बारिश से मची तबाही, बाढ़ से 37 लाख से अधिक लोग प्रभावित। यूपी के हरदोई में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और चाकूबाजी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। इस बीच भारत में विमानों पर लिखे वीटी कोड को अंग्रेजी शासन की याद दिलाने वाला बताकर उसे बदलने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने विमानों पर लिखे वीटी कोड को बदलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से विमानों पर लिखे वीटी कोड को बदलने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की। विमानों के पिछले हिस्से में खिड़की के ऊपर लिखे वीटी कोड ऐसे कोड होते हैं जो देश में रजिस्टर्ड हर विमान के लिए जरूरी होते हैं और अब इन्हीं वीटी कोड को बदलने की मांग की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया कि ये वीटी कोड भारत की गुलामी के दौर की याद दिलाते हैं। याचिका में कहा गया कि विमानों पर बने वीटी कोड ब्रिटिश राज का प्रतीक है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में से यह मांग की कि वो केंद्र सरकार को विमानों पर लिखे वीटी कोड बदलने के निर्देश दे। याचिका में दावा किया गया कि आजादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक वीटी कोड को अब तक बदला नहीं गया, जो कि भारत में रजिस्टर किए गए हर विमान पर लिखा होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसे ब्रिटिश राज का प्रतीक क्यों बताया जा रहा है। तो इसका जवाब यह है कि बीजेपी नेता की याचिका में वीटी का जो मतलब बताया गया वो अंग्रेजों के भारत पर शासन से जुड़ा है। भारत गुलाम था तो ये वीटी कोड मिला था अंग्रेजों की तरफ से। याचिका के मुताबिक विमानों के रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले 2 अक्षर वीटी का मतलब विक्टोरियन टेरिटरी और वाइसरॉय टेरिटरी है, यानी वो देश या इलाका जहां विक्टोरिया या फिर वाइसरॉय का शासन हो, जो कि अंग्रेजों के शासन के दौर में हुआ करता था। और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया गया कि यही वीटी कोड विमानों पर आज भी लिखा हुआ है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक किसी भी देश में हर विमान का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन कोड उस विमान की पहचान होता है। और विमानों पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले 2 अक्षर किसी देश का कोड होते हैं, जबकि बाकी के 3 अक्षर विमान से जुड़ी कंपनी तय करती है या चुनती है। भारत के लिए 1929 में ब्रिटेन ने कंट्री कोड के तौर पर वीटी अक्षरों को तय किया था। उस वक्त जिन जगहों पर ब्रिटिश शासन था वहां की एयरलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कोड की शुरुआत वी अक्षर से ही होती थी। बाद में चीन, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका ने अपने विमानों पर लिखे कोड बदल दिए, लेकिन 93 साल बाद भी भारतीय विमानों पर वही वीटी कोड लिखा हुआ है जो 1929 में तय किए गए थे। और यह पहला मामला नहीं है जब विमानों पर लिखे वीटी कोड को बदलने की मांग की गई। इससे पहले 2016 में बीजेपी के सांसद रहे तरुण विजय ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था, जबकि पिछले साल लोकसभा में बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने वीटी कोड को अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बताते हुए इसे बदलने की मांग की थी। बीजेपी सांसद का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने साफ कर दिया था कि वीटी कोड का मतलब वाइसरॉय टेरिटरी नहीं है। यानी सरकार की तरफ से लोकसभा में ये बता दिया गया था कि वीटी कोड और वाइसरॉय टेरिटरी के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही वीके सिंह ने अपने जवाब में यह भी बताया था कि विमानों पर लिखे वीटी कोड बदलने में भारी खर्च आएगा और विमानों को कई दिनों तक खड़ा करना होगा, जिससे उड़ानों पर भारी असर होगा। लेकिन पिछले साल लोकसभा में सरकार के जवाब देने के बाद भी बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में वीटी कोड बदलने के लिए याचिका दी गई। और प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से घंटों की पूछताछ की। देर रात ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ खत्म होने के बाद निकली जैकलीन ने ये बताया, और ये बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली से जुड़े मामले में अपना बयान उन्होंने दर्ज कराने के लिए ईडी के समक्ष वो पेश हुई थी। इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन से ईडी ने कई बार पूछताछ की गई। और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में फैक्ट चेकर जुबैर को गिरफ्तार किया गया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। फर्जी दस्तावेज से साजिश करने के मामले में घिरी तीस्ता सीतलवाड़ के पुराने सहयोगी का बड़ा आरोप। रईस अहमद का बयान, कहा न्याय दिलाने के नाम पर पीड़ितों से उगाही करती थी तीस्ता सीतलवाड़। ये उनका एक तरह का तरीका था विक्टिमों को सामने लाना, और फिर लोग जो है वो पिछले रास्ते से उनको फंड दिया करते थे।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में देर रात अमृतसर लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर पुलिस ने 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड में लिया है। अमृतसर पहुंचे लॉरेंस को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन में रखा गया है। उधर नेपाल की राजधानी काठमांडू में गोलगप्पे की बिक्री पर बैन लगा दिया गया, यानी अब वहां गोलगप्पे नहीं बेचे जा सकेंगे। प्रशासन ने इसके लिए गोलगप्पे में इस्तेमाल किए जा रहे पानी को कसूरवार ठहराया, क्योंकि काठमांडू प्रशासन का दावा है कि उसने गोलगप्पे के पानी की जहां भी जांच की उसे पानी में हैजा बीमारी के बैक्टीरिया मिले, जिस वजह से उसे वहां गोलगप्पे की बिक्री पर रोक लगाने जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि काठमांडू में अब तक हैजे के 12 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 5 था। 7 मरीजों के हाल ही में वहीं के एक अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 12 हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि जो 5 मरीज पहले अस्पताल में भर्ती किए गए थे वो ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रशासन को डर है कि ये बीमारी तेजी से काठमांडू और फिर उसके बाद आसपास के शहरों में न फैल जाए।